हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज क्या स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम आपको बता देंगे, सारा एक ही बार में फिनिश हो जाता है। और आप लोग समझदार हैं और पॉवर्टी कोई आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा इस बारे में और आप लिख सकते हैं 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट में इसका फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। तो चलते हैं अपने चैप्टर की साइड पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं पॉवर्टी, है ना। तो भाई पॉवर्टी क्या चीज़ होती है? पॉवर्टी मीन्स गरीबी, ठीक है ना। तो मतलब गरीब लोग कौन होंगे, है ना। तो एक सिंपल से अगर हम डेफिनेशन ढूंढते हैं तो एक सिंपल डेफिनेशन आ जाती है कि अगर आप अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बेसिक नीड्स मतलब सबसे पहले तो आपके खाना, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े और कम से कम रहने के लिए कोई एक जगह। अगर आप उन बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, इट मीन्स यू आर अ पुअर पर्सन। बस यही है पॉवर्टी। तो जो लोग पुअर होते हैं, जो लोग अपनी फुल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो सब पॉवर्टी के अंडरलाइन आ जाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पुअर। तो अगर हम अपने यहाँ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई पुअर की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। सिंपल सा, जैसे डू नॉट हैव 2 मील्स अ डे। एक दिन में अगर उनको दोनों टाइम खाना नहीं मिलता है, इसका मतलब वो लोग पुअर है, ठीक है। हैव फ्यू बिलोंगिंग्स, बहुत थोड़ी बहुत ही उनके पास सामान है, उनके पास ज़्यादा कोई सामान भी नहीं है ना। आगे आ जाता है रिसाइड इन द कच्चा हाउस। कहाँ रहते हैं? कच्चे हाउस में, जो मिट्टी से बने हुए होते हैं, जैसे झोपड़ी होती है, हट होती है, वहाँ रहते हैं। लैंडलेस तो होंगे कोई बात ही नहीं है। डू नॉट हैव बेसिक लिटरेसी स्किल। अगर लिटरेट ही होंगे तो पुअर ही क्यों होंगे? अगर आप लिटरेट हैं तो आप पुअर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप अपने लिए अर्निंग कर लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। हैव इल हेल्थ। जब इल हेल्थ तो होगी ही होगी, है ना, खाने को मिलेगा नहीं तो ऑब्वियस है कि इल हेल्थ होगी। और क्या होगा? डू नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। घर ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा। वो अपने बच्चों को भी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं होता। तो ये जो सारे लोग होते हैं ये पुअर की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे और बताते हैं कि ये जो पुअर पीपल है इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी क्या है? एक तो होती है क्रोनिक पुअर, ठीक है। क्रोनिक पुअर होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिएंट पुअर और एक होते हैं नेवर पुअर। आप समझे पहले क्रोनिक पुअर कौन होते हैं। क्रोनिक पुअर एक, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं ऑलवेज पुअर, एक होते हैं यूजुअली पुअर। ऑलवेज पुअर ये वो लोग होते हैं जो लैंडलेस होंगे, इनके पास कुछ भी नहीं होगा, तो ये हमेशा ही पुअर की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूजली पुअर है ना, यूजली पुअर में वो लोग आते हैं जो कभी कभी पुअर हो जाते हैं और कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये लोग पुअर बने रहते हैं। इसमें सीजनेबल लेबर, जिनको सीजन के हिसाब से काम मिल जाता है और सीजन ऑफ हो गया उसके बाद उनको काम मिलना बंद हो गया, इसमें वो लोग आ जाते हैं। इसको इसलिए उनको यूजुअली लेबर कहा जाता है, पुअर कहा जाता है कि ज़्यादातर तो वो लोग गरीब ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े बहुत पैसे उनके पास आ जाते हैं तो फिर वो लोग, जैसे इसमें स्मॉल फार्मर्स हैं, है ना, तो किसी टाइम पे जब फसल अच्छी हो गई तो फिर उनके पास पैसे आ गए। और बाकी तो टाइम को हमेशा जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर टाइम जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? पुअर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ट्रांजिएंट पुअर में। ट्रांजिएंट पुअर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक चर्निंग पुअर होती है, एक ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर, चर्न होता है ना, है ना, चर्न करते हैं। चर्निंग वो उसे कहते हैं कभी यहाँ काम कर रहे हैं, कभी वहाँ काम कर रहे हैं, कभी यहाँ फिर कुछ हो गया, फिर यहाँ से निकाल दिए गए, है ना, मिग्रेट करके वहाँ पहुँचे, वो सब चर्निंग पुअर में आ जाते हैं। भागते रहते हैं काम की तलाश में, भागते रहते हैं काम की तलाश में, पर काम कहीं भी सेट नहीं हो पाता है, चर्निंग पुअर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ओकेजनली पुअर ये वो लोग होते हैं जो कभी कभी गरीब हो जाते हैं। अब कभी कभी गरीब कौन से लोग होते हैं? जैसे जो गैम्बलर होते हैं, जो गैम्बल खेल रहे हैं, एकदम से उन्होंने पैसे जीत लिया और कहो तो सारा का सारा हार भी जाएंगे, तो वो लोग होते हैं ओकेजनली पुअर, जो बहुत कम पुअर की कैटेगरी में आते हैं। ओकेजनली कभी कभी आ जाते हैं, समझ गए। आगे आते हैं नेवर पुअर। ये वो लोग होंगे जो कभी भी पुअर की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ऑब्वियस टीचर्स भी पुअर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों आएंगे भाई? हम लोग क्यों आएंगे, है ना। एजुकेशन एक ऐसा मीन है, आप जिसे कह सकते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट के साथ पैसा भी देता है,
रिस्पेक्ट तो मिलेगी मिलेगी, आपको उसके साथ पैसा भी अपने आप से आ जाएगा। और मेरा मानना ये है कि रिस्पेक्ट ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है कंपेरेटिवली आपके मनी के। ठीक है, चलते हैं और चलते हैं। अब आ जाते हैं हम पॉवर्टी के साइड पे, है ना। ये तो रही पुअर की कैटेगरी। अब आते पॉवर्टी की कैटेगरी। पॉवर्टी की कैटेगरी में आती है कि रिलेटिव पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है ना। रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटेड करना, है ना। इसका मतलब इसमें दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाएगा, है ना। यहाँ पे वो डेफिनेशन खत्म हो गई जब भी हमने आपको बताया था कि 2 वक्त की वो आपको रोटी नहीं मिल रही, आपको नहीं। रिलेटिव पॉवर्टी क्या चीज़ होती है, जहाँ पर दो लोगों को कंपैरिजन कर दिया गया। आपने अपने को कंपेयर किया अपने पड़ोसी के साथ, ठीक है। पड़ोसी के पास बहुत बड़ी वाली गाड़ी है तो उसके कंपैरिजन में आप गरीब हो गए, ठीक है। इंडिया को कंपैरिजन कर लिया हमने अमेरिका से, इंडिया गरीब हो गया। इंडिया को कंपैरिजन कर लिया हमने पाकिस्तान से, तो इंडिया रिच हो गया। समझ गए, बस इसी को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर पॉवर्टी ऑफ द पीपल रिलेटेड टू अदर, जहां पर हम किसी और के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं, तो उसकी नजरों में हम मतलब कैसे हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं या फिर हम और रिच हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इन अमेरिका, अगर हम अमेरिका के अंदर एग्जांपल देखें तो अमेरिका में क्या देखा जाता है, जिस पर्सन के पास अपनी गाड़ी नहीं, गाड़ी मीन्स 4 व्हीलर नहीं है, वो गरीब है। तो इंडिया में, अगर हम इंडिया में करें तो फिर यहाँ पर हम साइकिल को देखना पड़ेगा ना, है ना। बस वही है डिफरेंसेस उस हिसाब से, इसलिए उसको रिलेटिव कहा जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, भाई एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट माने वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, ये वो लोग आते हैं। और पॉवर्टी लाइन के बिलो कौन से लोग आते हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, और जो पॉवर्टी लाइन हमने लिखा है, पॉवर्टी लाइन ये इसको रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग तभी हम बताएंगे आपको। फॉर्म बाय द मिनिमम पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड कैलोरी इनटेक, बहुत कम पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बहुत कम है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब खाने वाला जो आपका खर्चा है, पहनने वाला आपका खर्चा है, या फिर आप जो कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, माने खाना जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज अंदर जा रही है, वो बहुत मिनिमाइज है, बहुत कम है। क्योंकि जहाँ आपको खाना नहीं मिल रहा वहाँ पर आप ये चॉइस नहीं कर सकते कि आपको कैलोरीज वाला खाना चाहिए, आपको जो मिल रहा है वो आप खाएंगे, राइट। बस इसी को हम क्या करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग ऐसा नहीं करते वो सब पॉवर्टी लाइन के बिलो आ जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, चलो अब हम पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। उस मैथड के साथ जो पॉवर्टी लाइन को फिक्स करते हैं, ठीक है। पॉवर्टी लाइन आपको समझ में आ गई, माने ये पॉवर्टी लाइन फिक्स कैसे की जाती है, ये पता लगाने के लिए कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेथड आया था रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से, एक मेथड था, इसको दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहले उन्होंने इंडिया में पॉवर्टी को, मैंने समझ लीजिए पॉवर्टी वर्ड वही लेकर के आए थे, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने सबसे पहले जो प्रिजनर्स होते हैं, इसको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी होते हैं, उसका मेन्यू ले लिया। उसके मेन्यू में उन्होंने यही चेक किया कि वो लोग कैसा खाना खाते हैं, कितनी कैलोरीज का खाना उनको दिया जाता है, ठीक है। तो बात यहाँ पर आ जाती है, उनको दो पार्ट में उन्होंने उसको डिवाइड किया। एक तो 1/2 चिल्ड्रन, 1/3, हमने हाफ में 1/3 उसमें चिल्ड्रन ले लिए गए और 2/3 में एडल्ट्स ले लिए गए, ठीक है। और फिर उसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम उस पॉवर्टी लाइन को, माने वो जितना भाई उनके पास अर्निंग होती है या उनको खाना जो दिया जाता है, माने इनिशिएट उन्होंने ही करवाया है यहाँ से कि भाई हम कैसे देखेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ इसको कहा गया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे प्रिजनर्स के जो मेन्यू थे उन्होंने ही उसकी स्टडी की थी, उन्होंने उसको देख करके बताया था कि ये लोग कितनी कैलोरीज का खाना खाते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा आ जाता है टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। ये कमेटी सेट की गई थी 1979 में। ये क्या देखते थे, ये लोग देखते थे डेली इनटेक। तो उन्होंने बताया था कि कितना लेना चाहिए कैलोरीज, तो बताया कि रूरल एरियाज में लोगों को 2400 कैलोरीज लेनी चाहिए पर डे के हिसाब से, और अर्बन एरिया में 2100 लेनी चाहिए। अगर वो लोग नहीं लेते हैं इतनी कैलोरीज, इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन के बिलो आ जाते हैं, ठीक है। मैंने एक ये क्राइटेरिया सेट किया गया था, राइट। फिर आ जाते हैं हम एमपीसी,
मिनिमम पर कैपिटा इनकम। अब मिनिमम पर कैपिटा इनकम आप बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। मिनिमम पर कैपिटा इनकम ये जो हमारा जैसे एक प्लानिंग कमीशन है, इसको तेंदुलकर कमेटी भी कहा जाता है, ये वहाँ से था और उन्होंने इसमें बताया था जो जब सर्वे हुए थे कि रूरल एरिया में तकरीबन 1000 रुपीज़ मंथली होनी चाहिए, आपकी अर्निंग होनी चाहिए, और अर्बन एरिया में 816 रुपीज़ आपकी अर्निंग होनी चाहिए मंथली, अदरवाइज आप पॉवर्टी लाइन के बिलो आ जाते हैं। समझ गए, है ना। तो ये इस तरीके से इस मेथड आपको फिक्स कर देगी पॉवर्टी लाइन के लिए। आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, एक हेड काउंट रेशियो और था। हेड काउंट रेशियो नंबर ऑफ पुअर एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये हेड काउंट रेशियो निकाला था कितने लोग हैं और उसमें से उन पुअर लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं। भाई पुअर तो आपने देख लिए, है ना, जो बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, और एक वो होते हैं जो पॉवर्टी लाइन के भी बिलो आ जाते हैं। उनका रेशियो क्या है, उसको कहा जाता है हेड काउंट रेशियो। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लानिंग कमीशन है, इसे ये पॉवर्टी जितनी भी डेटाज हैं अपने इंडिया में, ये सब प्लानिंग कमीशन सेट करता है, जिसको कहा जाता है NSS। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलते हैं भाई आगे, और आगे चलते हैं। इतनी सारी ये प्रॉब्लम होती हैं पॉवर्टी में, कॉजेज क्या हैं भाई, क्यों है आखिर इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लिख सकते हैं खुद से। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, फर्स्ट पॉइंट। अब तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है और लोग इंडेटनेस में फंस जाते हैं। डेट्स, उसके फिर भी डेट्स, उसके ऊपर डेट्स, उसके ऊपर डेट्स, एक ट्रैप बन जाता है, ट्रैप कहते हैं उसको, उसमें फंस जाते हैं और पुअर हो जाते हैं। लो एजुकेशन बहुत कम है। लो रेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा ना होने की वजह से उतनी इंडस्ट्रीज नहीं है जिसमें लोगों को काम मिल सके। इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाता है, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, उसका प्रेशर आ जाता है। सोशल फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज़ है। सोशल फैक्टर क्या होते हैं, आप दिखाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप मैरिज में पैसे खर्च कर रहे हैं, आप डेथ सेरेमनी में पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अननेसेसरी मैंने फेस्टिवल में पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों? तो ये सोशल फैक्टर की वजह से भी लोग गरीब हो जाते हैं, क्योंकि आपने लोन ले लिया उसके लिए, फिर आप लोन को चुका नहीं पाए दिखाने के लिए। मिग्रेशन, रूरल एरियाज से आप अर्बन एरियाज में आते चले जा रहे हैं, काम कहाँ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है लैंड रिफॉर्म्स, बहुत पुअर लैंड रिफॉर्म्स है इंडिया में, और इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। लैंड रिफॉर्म यहाँ होना चाहिए अच्छे से। अगर लैंड रिफॉर्म हो जाती है तो लोग फार्म में भी काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन ने भी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ पर पुअर होने में। क्यों? क्योंकि हम बाहर की दुनिया की साइड अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और हमने अपना ही घर छोड़ दिया। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बाहर जाना है। तो बस ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी यहाँ की चीज़ों को ओवरलुक कर दिया गया, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा पॉवर्टी आ गई। चलते हैं विशेष सर्कल की साइड। पॉवर्टी का एक विशेष सर्कल एक ऐसा ट्रैप, अभी बताया ना, हमने एक वर्ड का नाम लिया था ट्रैप। बस उसमें हम फंसते चले जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते। और जब प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली उस अपने सॉल्यूशन को लेकर के भी आती है। तो पॉवर्टी से दूर होने के क्या कोई उपाय नहीं? डेफिनेटली है, वो हम भी कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए करती है। तो बस उसके साइड हो चलते हैं और आपका चैप्टर फिनिश। चलें उधर साइड। चलते हैं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। देन विशेष सर्कल, तो विशेष सर्कल एक सर्कल बन जाता है जहाँ से उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि आप पॉवर्टी से बाहर निकल नहीं पाते हैं। कैसे बनता है? देखो, विशेष सर्कल, अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट है तो लो आउटपुट होगा, आउटपुट अच्छा आएगा ही नहीं निकल करके। ठीक है। आउटपुट अच्छा नहीं होगा तो रियल इनकम अच्छी नहीं होगी, इनकम अच्छी नहीं होगी तो सेविंग अच्छी नहीं होगी, सेविंग अच्छी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल भी हमारे पास नहीं होगी, और जब कैपिटल कम होती है तो डेवलपमेंट बहुत कम हो जाता है। समझ गए? लो सेविंग की जगह पे अगर हम सेकंड पैनल बनाते हैं तो लो डिमांड भी कर सकते हैं। भाई जब पैसे ही नहीं होंगे हमारे पास तो हम डिमांड भी तो नहीं करेंगे, है ना।
डिमांड ही नहीं करेंगे मार्केट में, तो इस तरीके से ये एक सर्कल बनता जाता है। उसमें इस तरीके के फैक्टर से इस तरीके की रेनफोर्सिंग हो जाती है कि उस टाइप से में से निकलना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। चलते हैं उसके मेजर्स के साइड। भाई अब रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं, देखते तो कुछ जनरल रिफॉर्म्स होते हैं। रेट ऑफ द इकोनॉमिक शुड बी रेज्ड, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी तरीके से कैसे भी करके बढ़ाओ, है ना। और क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स, उनको जो भी पुअर पर्सन है उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइडेड कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ये अच्छी चीज़ है। ऐसी टेक्निक्स लेकर के आए जिसमें लेबर काम करे मशीनरीज में, ठीक है, तो लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो पॉवर्टी हटेगी। डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इन दो सेक्टर्स के का डेवलपमेंट अच्छे से कर दिया जाए, क्योंकि ये सेक्टर अगर अच्छे हो जाएंगे तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी रिड्यूस होगी ही होगी। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आए। हर 5 ईयर में इस प्लान को एक जगह दी जाती है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। कुछ प्लान्स के नाम, कुछ पॉलिसीज के नाम हमने लिख दिए हैं कि एटलीस्ट 5 पॉलिसीज को आप डिटेल में अच्छे से याद कर लेना, जो आपको हम एज अ नोट आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो उसमें से आप डिटेल याद कर लेना। फिलहाल हमने कुछ नाम मेंशन कर दिए हैं, जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम सर्वोदय योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, भारत निगम, उसके बाद मनरेगा। मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी रूरल गारंटी एक्ट जो है वो अपग्रेडिंग द स्किल्स, एक ये भी बहुत अच्छा है जिसमें आपकी स्किल को अपग्रेड किया जाता है। ट्रेडिशनल क्राफ्टिंग का काम सिखाया जाता है यहाँ पर, जैसे जो लेडीज़ हैं उन लोगों को काम सिखाया जाता है ना, हथकरघे का काम, या फिर अचार पापड़ ये सब कुछ बनाने का काम, या फिर उनको सिलाई सिखा दी जाती है, जिससे कि वो अपना खुद से काम कर सकती हैं और अपनी पॉवर्टी को हटा सकती हैं, राइट। अच्छा, कुछ एंटी फ्लोज प्रोग्राम्स भी हैं। भाई लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है इधर साइड, पुअर को ओवरलुक कर दिया जाता है ना। उसके बाद मतलब कहीं भी करप्शन तो है ही, कोई बात ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है यहाँ पर फिर भी कुछ प्रोग्राम्स मतलब कुछ गड़बड़ भी होता है, लेकिन फिर भी अगर हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है जो बहुत पहले बहुत इतनी ख़राब कंडीशन थी इंडिया की, उससे तो हम धीरे धीरे वहाँ से निकल रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहा, इस टाइप की स्कीम अगर गवर्नमेंट लेकर के आती रही तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में पॉवर्टी बहुत कम, हम ये तो नहीं कह सकते पूरी ख़त्म हो जाए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें, नोट्स खुद से प्रिपेयर करें, ठीक है। हम अपने देंगे आपको, डेफिनेटली हम देंगे, लेकिन फिर भी आपका पर्सनल क्या होगा, फिर आपके पास नोट्स अपने हेल्प ले सकते हैं आप मेरे नोट्स से, लेकिन फिर भी आपको अपने नोट्स अपने हिसाब से प्रिपेयर करें, दूसरों से अलग होने चाहिए ना, इसलिए। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय, टेक केयर।